नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क यूपी स्पेशल। आज हम वाराणसी में हैं। कई बार हम अपने डर का सामना नहीं करते, दिल से निकालने की बजाय उसे अपनी आंखों में मूंद देते हैं और डर हम पर और हावी हो जाता है। हबीब, नजीब, उधर मत जाओ, इधर ही खेलो। अरे कहा ना, सुनते काहे नहीं हो? हम उधर नहीं जा सकते, किसी ने हमको देख लिया ना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो इधर आकर खेलो। रेहान भाईजान, रात में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शहनाज, आटा आलू तो बचे थे ना? कहा भाईजान, जो था वो मैंने बना दिया, अभी कुछ नहीं बचा है। हम कुछ करते हैं, देखिए अगर कोई कुछ काम दे दे तो अच्छा रहेगा। क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि इस तरफ मत आया कर। हमें कोई काम दे दो बड़े अब्बू। तुझे काम दे दो? अरे अगर किसी ने तुझे यहाँ देख भी लिया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जा यहाँ से, जा। हमारे पास खाने के लिए निवाला तक नहीं है। 4 दिन से शहनाज, हबीब, नजीब ने ठीक से खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं तेरी बड़ी अम्मी से कह दूंगा, वो जाकर तुम लोगों को खाना दे आएगी। अब जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुन इमरान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर आया था। जी। लो, इसमें कुछ रोटियां और सब्जी है, रखो। और दोबारा ना दुकान पर मुंह उठाकर मत आना। चार बच्चे कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र के पास रह रहे थे। उनका घर पास में ही था, लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो अपने घर में जाकर रह सके। ना तो कोई उनसे बात करने को तैयार था और ना ही कोई काम देने को। उनकी जिंदगी बस लोगों की दया और तरस पर कट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें गांव से निकाला गया है।
लेकिन किस लिए? अशफाक, ये वोटिंग रजिस्टर नहीं है, दूसरा दीजिए, जनगणना काम है ये। अरे अभिदा के यहाँ लड़का हुआ है और उसका सर्टिफिकेट तो यहाँ लगा ही नहीं है। लो भैया, अब उसने नहीं लगाया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर जनगणना में तो देना होगा ना। हम दीप्ति मैडम को बता देते हैं, अब देखो वो क्या करती हैं। बगैर सर्टिफिकेट के वो लेंगी कि नहीं लेंगी। आइए। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं दीप्ति जी। मैडम, वैसे तो आप जनगणना के काम से आए हैं, लेकिन कुछ और भी काम है। एक बार आप देखकर बड़े अधिकारियों से बात कर लीजिए तो सबकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये काम निपटा लेते हैं फिर। ठीक। आइए ना, बैठिए। बैठिए बैठिए। पिछली बार से इस बार कुल 12 नाम जुड़े हैं और 14 नामों को हटाया गया है। जी, अब इस दुनिया में आना और इसे छोड़कर जाना इंसानों के हाथ में थोड़ी ना होता है। दीप्ति जी। हाँ बोलिए सुदेश जी। बताइए ना, क्या बात है? दीप्ति जी, जिन 14 लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें 4 लोग मरे नहीं हैं, उनके नाम जबरदस्ती काटे गए हैं। लो भैया, इनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। अपने गांव की बात का ढिंढोरा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ, तो पूरी दुनिया को भी तो पता चले इस गांव के फैसले का। कैसा फैसला? जी, उन 14 लोगों में 4 लोग अभी भी इसी गांव में रह रहे हैं। तो फिर उन चारों का नाम इसमें दर्ज क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? कोई क्या कर सकता है, पंचायत का फैसला था। सिर्फ पंचायत ही क्यों, रिश्तेदारों ने भी इसमें हामी भरी थी। अशफाक, जाओ कासिम भाई को बता उनके सुदेश ने क्या रायता फैला दिया है। रुकिए रुकिए रुकिए, इन लोगों से दूरी रहिए। क्यों? इन बच्चों का तो घर है ना, फिर ये यहाँ क्यों रह रहे? और इनका घर बंद क्यों पड़ा है? मैडम जी, आप काहे पछड़े में पड़ रही है? ये गांव का मामला है और आपको हमारे निजी मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। आज तक इनके चचा हैं और इन जिंदा बच्चों को उनके घर से निकालकर कब्रिस्तान में फेंकने के फैसले में इनकी भी रजामंदी थी। अरे लेकिन बात क्या है? आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया इन बच्चों ने जो आप इन्हें ऐसे सजा दे रहे हैं? अरे ये हमारे खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमको भी अपने साथ ले जाएंगे। मतलब? मैडम, इनको एड्स है
वो HIV वाला। लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैडम जी, अल्लाह के वास्ते इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप जनगणना के लिए आई हैं, आपका दिल करे तो जिंदा लोगों में इनको भी गिन लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये मर चुके हैं बस। और इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को अपनी तरह से रहने दीजिए बस। इस सुदेश जी के पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे जो भी है, जैसा भी है, हम ही तो कर रहे हैं ना बच्चों का। अरे पगला गए हैं सुदेश जी, और साथ में मजहर का भी दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। एक तो नेकी करो, ऊपर से जूते भी खाओ। अरे पाल रहे उन्हें, क्या इतना काफी नहीं है? ऐसा लगता है हम लोगों ने ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यू नो, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि आज तक उन लोगों ने उन बच्चों का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। बस ये मान के बैठ गए कि उन्हें एड्स है। व्हाट? पर बिना टेस्ट के वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? गॉड नोस। फिर भी वो लोग उन बच्चों को कब्रिस्तान में कैसे रख सकते हैं? आशीष, तुम अपने न्यूज़पेपर में इन बच्चों के ऊपर कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? देखो ना अपने एडिटर से बात करके, हो सकता है वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। सी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये न्यूज़ पहुंचा पाऊंगी। हमें उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हो सकता है ये सब करने से ही कोई बात बन जाए। हाँ, आई थिंक आई डू इट। लेकिन पहले मैं जाके उन बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे इस बारे में थोड़ी और डिटेल पता चल सके। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक गॉड गांव से किसी ने तो मुझे ये बात बता दी, वरना मैं तो अपना काम करके आ जाती और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। यू नो, सबसे सैड पार्ट क्या है? आज गांव की ग्रोथ के लिए कितने सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई रिमोट विलेजेस हैं जिनके लिए ये सब प्लान्स बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विकास की कोई भी योजना इन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बस खुद में और अपनी पंचायत में सिमट कर रह जाते हैं। मैं अपने एडिटर से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो स्टोरी में इंटरेस्टेड है। रेहान शेख जी, मैं आशीष हूँ, दीप्ति गुप्ता का बेटा। वो जो कल यहाँ आई थी ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक अखबार के लिए लिखता हूँ। मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि गांव वाले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम लोगों को एड्स है, और उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर क्यों किया है। देखो, शायद मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूँ, तो क्या तुम लोग मुझे बताना चाहोगे आखिर हुआ क्या था? हाँ, अब बताओ। वो कब्र मेरे अब्बू मरहूम मंसूर शेख की है। अब्बू ट्रक चलाते थे। बहुत घूमते थे अब्बू, अलग अलग शहरों में जहाँ उनका काम उनको ले जाएगा। हमारी अम्मी यही गांव में ही किराने की दुकान चलाती थी।
हम और शहनाज गांव में ही पढ़ने जाते थे। यहीं पास में हमारा घर भी है। ये हबीब और नजीब, ये दोनों भी स्कूल जाते थे। 2 साल पहले एक दिन अबू जब घर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। बहुत बुरी हालत थी उनकी। अरे भाई मंसूर, क्या हुआ क्या तुम्हें? भाईजान आप ही पूछिए, हमको तो कुछ बता नहीं रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा भाईजान। 6 महीने हो गए वहाँ शहर में अल्लाह जाने कितने टेस्ट करवा चुका हूँ। यहाँ खटिए पे पड़े रहने से ठीक हो जाओगे। नादरा, इसे जिला अस्पताल ले जाओ। जी भाईजान। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी हैं? जी। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयां तो दी होंगी ना? जी जी दी हैं, इन्होंने बताया हमको और हम इनको सही समय पर दवाइयाँ देते भी हैं। आपके शौहर को एड्स है और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या कर क्या रहे थे तुम वहां शहर में? धंधे वाली के पास जाते थे? तो नादिरा, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुलगिलाता फिर रहा है? तुम तो थी ना शहर में उसके साथ कुछ दिन के लिए। भाईजान अब हमको क्या पता, हम तो वही जानेंगे ना जो ये हमको बताएंगे। तो तुम इन्हें खुश नहीं रख सकती थी? पता भी है कि इन्हें हुआ क्या है। अगर गांव वालों को पता चला ना तो थूकेंगे हम पर, हमारे पूरे खानदान पर। और ये सब तभी से शुरू हुआ। गांव में लोगों ने हमारी दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया था। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। देख, अब तेरी दुकान से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। भाईजान हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे? आप ही कुछ कीजिए ना। हम किए, तभी तो तुम लोग गांव में अब तक हो। नहीं तो सब तो तुम्हें निकालकर गांव के बाहर फेंकना चाहते थे। हम तो यही कहेंगे कि गांव के बाहर जाकर कोई धंधा पानी ढूंढो। मंसूर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। तुझको तो पता है ना राबिया और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? ये राबिया कौन है और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? वो लोग इसी गांव में रहते थे। उनके शौहर को भी यही बीमारी हो गई थी, HIV वाली। बहुत परेशान हुए थे वो लोग, थककर गांव ही छोड़ गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ। मंसूर एक ट्रक ड्राइवर है। वो तो चला गया लेकिन अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गया, जिनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई दूसरा सहारा, और ना ही उनके पास ये रास्ता था कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जाकर घर बसा सकें। हमने हाईवे पर खाने पीने की एक छोटी सी दुकान डाल दी। जब तक हम स्कूल से ना जाएं, अम्मी उस दुकान को देखती थी। और स्कूल से आ जाने के बाद हम और शहनाज मिलकर दुकान संभालते थे। फिर एक दिन हमारी अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे दिन पानी की तरह पसीना बहता रहा।
को भी तुम्हारे शौहर वाली बीमारी है, तुम्हें भी एड्स है। हमारी 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद ही अम्मी गुजर गई। हमने अम्मी को कहा था कि अगर हम पास हो गए तो हम शहर जाकर कोई नौकरी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। अभी तो हम अब्बू के सदमे से निकले ही नहीं थे कि हमारी अम्मी भी गुजर गई। अभी तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सबको। लेकिन गांव वाले तो हमसे कई ज़्यादा परेशान थे। वो तो इस गांव को हमारे साये से भी दूर रखना चाहते थे। भैया देखो, मंसूर को थी ये बीमारी और नादिरा को भी। इससे ये साफ है कि इन बच्चों में भी वो बीमारी जरूर होगी। एकदम पक्की बात है। जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, तभी तो ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे कहीं ये बीमारी हम सभी को ना निकल जाए। देखिए, ये बात सरासर गलत है। मंसूर ने गलत काम किए होंगे तो उसे ये बीमारी हो गई, और नादिरा उससे तो पता भी नहीं था, इसलिए वो भी बीमार पड़ गई। लेकिन इन बच्चों को ये बीमारी कैसे हो सकती है? हाँ, हमने सुना है कि ये बीमारी हवा पानी में घुलने से नहीं फैलती। भाईजान, आपकी अटकचरा जानकारी के चलते हम पूरे गांव के जान के ऊपर ये आफत नहीं पाल सकते। कासिम भाई अब आपके मुंह बंद करके बैठे हैं। अरे मंसूर आपके छोटे भाई थे ना। भाई हम बोले तो क्या बोले, हम भी तो ये गांव के ही हैं। हमारी भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनकी जान की फिक्र है। तो क्या आप रखेंगे इन चारों को अपने घर में? अरे ईका बात हुई। अरे हमारे रिश्तेदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथों से अपना गला दबा ले। देखो देखो भाई, हम तो हसन, आलम, जहां और जमील की बात ही मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आफत है। अरे हमें जब मंसूर के बारे में पता चला तभी नहीं उठाकर गांव के बाहर फेंक देना चाहिए। देखिए, ये भी गलत होता। पिछली बार राबिया और उसके शौहर के साथ हमने वही किया था। सुदेश भाई, अब चाहे जितना भी फड़फड़ा रहे, लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे कि एक घर के लिए पूरे गांव को आग लगा दी। अरे भाई, ये तो मनमानी है। मनमानी नहीं है मजहर भाई, ये फैसला इतने लोगों ने मिल के लिया है। फिर आप दोनों के बोलने से क्या होगा? अरे हमें तो लगता है इनको यहाँ गांव में रखना ठीक बात नहीं है। हमारी छोड़ो, उनके चाचा का भी तो ये मानना है अगर वो इनके साथ रहे तो ये बीमारी इनको भी लग जाएगी। बिल्कुल। मासूम बच्चे उन्हें इस तरह उठाकर गांव से बाहर ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? देखो भैया, अब हम उन्हें इस गांव में नहीं रख सकते। हाँ, अगर आप सबकी रजामंदी है तो कब्रिस्तान में रहने की जगह दे सकते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, वो इस गांव का कब्रिस्तान है। हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगने उनके कब्र पर जाया करते हैं। तो भाई कोई और जगह बांध दो इनके लिए। उनकी माँ बाप की कब्र के पास ये वहां रहेंगे, किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा इनसे। आप लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अब आपको जो समझना है वो समझिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरे गांव में गिद्ध मंडराएंगे और हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई हमारे हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। सुदेश भाई, इतने भी बेरहम नहीं है हम। अरे उन बच्चों के खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम कर दिया जाए। देखिए, उसकी फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो वो हमारा खून है, हमारे भाई के बच्चे हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी। तो फिर ये तय रहा, आज से ये बच्चे कब्रिस्तान में अपने अम्मी अब्बू के कब्र के पास रहेंगे। बड़े अब्बू आकर बोले कि अब तुम लोगों को घर छोड़कर कब्रिस्तान में ही रहना होगा। तब से हम लोग यहीं हैं। साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमें कोई काम दिलवा देंगे? हमारे भाई बहन बहुत छोटे हैं, हम 2 पैसा कमाकर इनका और अपना पेट पाल लेंगे। ध्यान, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्या और कितना ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। भाईजान, क्या हम लोग भी बीमार हैं? मालूम नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं।
कि ज़रूरी नहीं ये बीमारी हमें भी हो। भाईजान, पानी खत्म हो गया है। हम लाते हैं। हम पूछते हैं आगे जांच करवा कर क्या हो। उनके अब्बू को बीमारी थी, अम्मी को बीमारी थी, अब ये तो मानी हुई बात है कि बच्चे भी बीमार होंगे। इस लॉजिक से तो आपको, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी ये बीमारी होनी चाहिए। तो भाई आपके पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है क्या? काहे गांव में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हमें उनकी फिक्र नहीं है, हमारे भाई के बच्चे, लेकिन उनके लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते हैं ना। और उन्हें गांव से निकालने का फैसला सिर्फ हमारा नहीं था भाई, पूरे गांव का फैसला था। पर कहाँ हमसे दूर है बच्चे, हमारे नजरों के सामने हैं, और हमारी बेगम रोज जाकर उन्हें खाना देकर आती है। वो बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। तो किसने कहा था उनके अब्बू को कि जाकर बाजार में मुंह मारे? हाँ? और उनकी अम्मी, उन्हें तो अपने शौहर की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है? देखो भैया, आप लोग पत्रकार हैं, गरम गरम खबर ढूंढ के उसे छापते हैं, लोग मजे लेकर उसे पढ़ते हैं, 2-3 दिन तक ऊहा करते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी को अपनी खबर मत बनाइए, जाइए। क्या मुंह देख रहे हो भैया, गोश्त पहुंचाना है, जल्दी करो। ला 1 मिनट। गांव वालों ने मिलकर उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अमानवीय फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए उन गांव वालों को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी उन बच्चों को वहां से निकालकर पुनर्वास करने की। उन्हें जांच की ज़रूरत है और एक बेहतर ज़िंदगी की। गांव वालों ने जो कुछ भी किया है ये उनकी अज्ञानता की निशानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर गांव वाले को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वो भविष्य में किसी बीमार को या उसके घर वालों को गुनहगार मानकर गाँव से न निकाले, बल्कि अपने अंदर के डर और अज्ञानता को दिल से निकाल कर देखें। आशीष का आर्टिकल बहुत जल्द सबकी नजरों में आ गया। ये न्यूज दूर दूर तक फैलती गई, लोकल मीडिया से नेशनल मीडिया तक। अब ये सिर्फ एक छोटे से गांव की घटना नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। इन्हें तो इतनी भी आज़ादी नहीं कि ये इस कब्रिस्तान में घूम फिर सके। इनका दायरा सिर्फ उनके माँ बाप की कब्र तक ही सीमित। हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़ देखकर हमारे प्रशासन की आंखें जरूर खुली। अभी अभी मिली ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे इस रिपोर्ट को हायर अथॉरिटीज़ भी देख रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ने भी इन सब पर तुरंत एक इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट ने प्रशासन को भी इन सब पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ट्वीट कीजिए, लिखिए #condemnchildren पर। तब तक कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं शिवांग सिंह, नेशन न्यूज़। जी 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 सर।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे काशिम भाई, काशिम भाई, हाँ, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? सारे टीवी चैनल्स पे आपके भतीजे और भतीजों की बात फैल चुकी है। जिला कार्यालय से फोन आया था, वो लोग आज यहाँ आ रहे हैं। इन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे डॉक्टरी जांच के लिए। सब लोगों का दिमाग खराब हो गया था। जो जनगणना के काम में सुदेश जी को शामिल किया, ये सारी सरदर्दी वहीं से शुरू हुई है। मम्मी आपको पता है वो आर्टिकल आग की तरह फैल गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, अभी पहले तो उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और हायर अथॉरिटीज से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उन बच्चों को अब और परेशान ना किया जाए और साथ ही उन्हें रिहेबिलिटेट भी किया जाए। भगवान का शुक्र है, ये सब करने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा आर्टिकल नेशनल हेडलाइन बन जाएगा। अच्छा है। मैंने इन सब के टेस्ट रिपोर्ट्स देख लिए हैं। ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी किया गया वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बच्चे HIV पॉजिटिव नहीं, इन्हें एड्स नहीं। इन बच्चों को बीमार मानकर आपने जिस तरह की जिंदगी इन्हें जीने के लिए मजबूर किया, ये बहुत गलत था। इन बच्चों के ऊपर हुए अत्याचारों को देखते हुए और ये जानने के बाद कि इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। देखिए, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन बार बार ये मत कहिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं और अल्लाह जानता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है। फिर हमने इनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा था, इनकी सारी जरूरतें पूरी की हैं, खाना कपड़ा सब। तो ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए, खाना देना, तन ढकने के लिए कपड़े देना काफी है? ये बच्चे यहाँ अपने घर में रहना चाहते हैं, एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या ये इनका अधिकार नहीं है? मैं आपको यहाँ बस यही बताने आई हूँ कि अब आप इन बच्चों को और परेशान नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आप लोग ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और अब आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। स्मृति जी, इस पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम किसी और को बहिष्कृत नहीं होने देंगे। जी, हम भी आपको अपनी जुबान देते हैं। देखिए, अब जब हमें पता चल चुका है कि इन्हें इनकी अम्मी अब्बू वाली बीमारी नहीं है, तो हम भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं, हम अपने इन बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और कितना टाइम लगेगा? देरी हो रही है। बस बस आई भाईजान, चलो 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 प्रशासन ने उन बच्चों को एक जमीन आवंटित की ताकि वो वहां अपना नया घर बनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। बच्चों का एडमिशन एक नए स्कूल में करवा दिया गया है। उनके चाचा कासिम से कहकर बच्चों का एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, जिसमें सरकार द्वारा दी गई मुआवजे की राशि को जमा किया गया है। रेहान ने काम शुरू कर दिया है, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। शहनाज घर का काम संभालती है। अब उन बच्चों के प्रति गाँव वालों का रवैया भी बदल गया है। अब वो उन्हें परेशान नहीं करते हैं और साथ ही साथ गाँव में एड्स को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। बच्चों की जिंदगी अब फिर से सामान्य हो रही है।
वैसी जैसी जिंदगी पर किसी भी इंसान का हक होता है। गांव के कुछ लोगों और एक ब्लॉक लेवल की कार्यकर्ता ने कुछ गलत होते देखा और अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। उनका बेटा एक न्यूज रिपोर्टर, उसने अपने दायरे से बाहर जाकर उन बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश की और सबने मिलकर उन बच्चों की सहायता की। इन सबको देखकर एक बात जहन में आती है कि वो सारे क्षेत्र, प्रांत और गांव जो दूर बसे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जुड़े रहने के बाद भी बहुत सी जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। आजादी के 67 सालों के बाद भी हमारे देश का सच यही है कि ऐसे बहुत से शहर हैं जिनका विकास हुआ है, जिनके पास जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ऐसे इलाकों और ऐसे गाँव की भी कमी नहीं है जिनके पास ये सुविधाएं बिल्कुल नहीं पहुंची। इन बच्चों को उनकी जिंदगी वापस मिल गई, ये सच में बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई भी इंसान तब तक बर्दाश्त करता रहे जब तक उसकी परेशानी पर किसी की नजर ना पड़े, जब तक कि कोई और आवाज ना उठाए? क्या ये जरूरी है कि किसी भी चीज को तब तक सहना पड़े जब तक कि सबका ध्यान उस पर ना जाए और वो उसे ठीक करे? हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तूने बच्चे का कभी ठीक से ख्याल नहीं रखा सरिता। तो फिर किसने रखा? अजी आपने तो हाथ नहीं बटाया मेरा कभी। हाँ सरिता बस करो, ये कोई वक्त है? तुम दोनों अपना झगड़ा फिर से शुरू मत करो। तुम और तुम्हारी माताजी वक्त देखकर झगड़ा करते हैं क्या धीरेन्द्र? लड़ना बंद करो सरिता, हमारी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। आप जब तक उसे हमारे पास लाए तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटा जगदीश, तू चिंता मत कर, दिव्या को कुछ नहीं होगा। प्रेरणा बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे चॉकलेट दिलाता हूँ। हाँ? शाबाश। कौन सी वाली खाएगी? लाल। अच्छा फिक्र मत कीजिए, दिव्या को कुछ नहीं। हम इंटरनल ब्लीडिंग रोक नहीं सके जी। वो आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी। सरिता ने अपनी 4 महीने की बच्ची को खो दिया था, जगदीश सेठी ने अपनी बीवी दिव्या को खो दिया था और 3 साल की प्रेरणा ने अपनी मां को। जो गुजर गए उनके जाने के नुकसान की भरपाई होना नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ, कुछ खो जाने का गम, हमदर्दी कई बार लोगों को करीब ले आती है, पर सिर्फ तब अगर उनके साथ आने की वजह जिंदगी में छाया असंतोष नहीं बल्कि सहानुभूति हो, एक दूसरे की तकलीफ समझने का एहसास हो। क्या हाल है जगदीश? अरे ललित कैसा है? बढ़िया यार आजा बैठ जा। और प्रेरणा कैसी है? अच्छी है यार, बड़ी हो रही है। अभी भी नाना नानी के साथ रहती है? हाँ यार, यहाँ तो मैं और बाबूजी हैं, कैसे संभालेंगे? दिव्या भाभी को गए 6 साल हो गए। हाँ यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं है, लगता है जैसे मायके गई है अभी वापस आ जाए। जगदीश मान ले सच्चाई को, कम से कम अपने लिए ना सही प्रेरणा के लिए तो मान ले। अरे यार तू अपना वो प्रवचन लेके वापस शुरू मत हो जाना, शादी कर ले, सेटल हो जा, प्रेरणा के लिए मान लिया, वही तेरा घिसा पिटा रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड बजाने वाला। सुन सुन सुन, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनकी एक बेटी है सरिता, तलाकशुदा है, करीब 6 साल पहले उसकी बच्ची गुजर गई। एक बार मिल तो ले, देख तेरा परिवार फिर से बस जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सही तो कह रहा है ललित, प्रेरणा अब 9 साल की हो गई, शरद जी और लाजवंती जी की उम्र भी काफी हो गई।
कब तक ख्याल रखेंगे उस बच्ची का? प्रेरणा को अब घर लाने का वक्त आ गया है बेटा। पापा कैसा है मेरा बेटा? बहुत गुस्सा हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? पिछले वीक क्यों नहीं आए थे? सॉरी, काम में बिजी हो गया था। अगले वीक स्पोर्ट्स डे है और तभी कोई बहाना नहीं चलेगा। नो बहाना, आई प्रॉमिस, मैं हूँगा वहाँ पर, ठीक है? आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हमें मालूम है तुम हमारी दिव्या से बहुत प्यार करते थे, पर सच तो यही है कि अब वो नहीं है, चली गई छोड़कर हमें। प्रेरणा को माँ की जरूरत है और आपको पत्नी की। आपका परिवार अधूरा है, उसे पूरा कर लो। पापा पापा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे? बिल्कुल ठीक। आज हम तुम्हारे पापा को तब तक काम पर नहीं जाने देंगे जब तक वो तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ कह दीजिए, अब फैसला ले ही लीजिए। बुढ़ापे के बारे में क्या आप मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी प्रेरणा को एक मां मिल सके? सरिता, मेरा घर अधूरा है, कोई चाहिए जो उसे पूरा कर सके। हाँ, प्रेरणा को भी माँ की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। जब से मेरी वाइफ गई है तब से वो नाना नानी के यहाँ रहते हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ, वो भी मुझे बहुत मिस करता है। क्या आप चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे हों? जी हाँ, बिल्कुल। नंदनगर में वीरमदेव नामक एक सन्यासी रहते थे। बहुत ही परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो भी समय बचता उसे दुद्दू, मम्मी को बैंगन पसंद नहीं था ना? बैंगन? क्यों बेटा? बस यूं ही, मुझे भी नहीं पसंद। छी, मुझे बैंगन नहीं खाना। मम्मी, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तो यही सब्जी बनी है। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे बैंगन नहीं पसंद है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आया नहीं, मैं भूल गई। अभी यही सब्जी खा लो। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी थी। सोनाली मैम का क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है। मालूम है मुझे। रोज आधा घंटा वेट करना पड़ता है निकलने के लिए। अरे तो तब तक कुछ पढ़ लिया करो ना, मुझे और भी काम होते हैं तो आते आते देर हो जाए। रोज? मुझे ऐसे जवाब देना ठीक बात नहीं। और फिर आधा घंटा वेट कर भी लिया तो कौन सी तुम्हारी जान निकल गई? मेरे लिए कोई बात नहीं है। सोनाली मैम के घर पे काम होता है और स्टूडेंट क्लास के बाद वेट करे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। बातें मत बनाओ प्रेरणा, ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे खुद नहीं बोल देती। वो मुझे बोलती है ना। प्रेरणा आखिर अपने पिता के घर आ गई। चाहे सौतेली ही सही, पर उसे एक माँ मिल गई और एक दादा भी, जो दादा कम और दोस्त ज्यादा थे। अपने नाना नानी का घर छोड़े हुए अभी उसे 4 महीने हुए थे
कि अचानक एक हादसे ने उनके घर को अपने पंजों में दबोच लिया। क्या हुआ सरिता जी? श्याम भाई साहब, हमारे घर से धुआं निकल रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपने कुछ गैस पर रखा तो नहीं था? नहीं, धुआं बाबूजी के कमरे से निकल रहा है। चाबी तो है ना आपके पास? हाँ जी। आइए देखते हैं। क्या? सर, दोनों मर चुके। विकास, सर, हर कोने का फोटो निकला। क्या जला हुआ? पड़ोसियों का कहना है कि घर की बहू ने कमरे से धुआं निकलते देखा। फीस जमा करने के बाद मैं मार्केट तक गई थी सर। कहीं पेड़ लो बाबूजी। हमें और कुछ नहीं पता। वो तो सरिता जी हमारे पास मदद मांगने आई थी और हम उनके साथ यहाँ आ गए। उनके पास चाबी भी थी। हमें यहाँ एक हथौड़ा मिला। क्या इनके घर में कुछ काम चल रहा है? हाँ सर, इनके फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में कोई काम चल रहा है। जी मैं घर से निकली कोई 4-4:15 बजे। घर में कोई काम चल रहा था? जी वो ऊपर वाले कमरे में कुछ काम चल रहा था। मजदूर आज वो जा चुके थे 3 बजे। वापस नहीं लौटे? जी वो उनकी छुट्टी हो गई थी। इतनी जल्दी? हमेशा इतनी जल्दी छुट्टी होती है उनकी? जी नहीं, वो मैंने ही उनसे बोला था क्योंकि आज के दिन बाबूजी को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था। सिर्फ आज के दिन? जी हाँ, वो कोई 2 लोग आए थे उनसे मिलने। कौन थे दोनों? मेरे लिए बेटा, मैं देखता हूं। अरे सुजीत, आओ आओ तरह। सरिता, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है इन लोगों से। और बेटा तुम जरा ऊपर मजदूरों से कह देना कि आज की छुट्टी। जी अच्छा। आई। हाँ बेटा, प्रेरणा से कह देना कि मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं है, मैं कुछ जरूरी काम। जी ठीक है। अरे भैया, बस आज का काम यहीं रोक दो। कहाँ हो मैडम जी? अरे वो बाबूजी को कोई ठोका पीटी नहीं चाहिए, बहुत शोर हो रहा है। जगदीश भाई साहब, आज की मजदूरी आपको पूरी ही देनी होगी। मैडम जी ने काम खुद रुकवाया है, मजदूरों ने काम नहीं रोका। ठीक है, मैं पहले पता तो कर लूं, फिर आपको फोन करता हूँ। हाँ जगदीश, बाबूजी ने बोला मुझे, वो कमरे में कोई जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, तुम मजदूरों को पूरी दिहाड़ी दे दो और उन्हें जाने दो, ठीक है? ठीक है, ये लीजिए। और फिर मैंने उन्हें जाने को बोला। आपकी बेटी प्रेरणा वो कब आई? आपकी बेटी प्रेरणा कब आई? करीब 3:30 बजे। अरे प्रेरणा आ गई? मैंने तेरे लिए पोहा बनाया है, फटाफट चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, फिर सोनाली मैम के यहाँ भी जाना है ट्यूशंस के लिए। नहीं मामा, आज मैं बहुत थक गई। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना, इसलिए आज क्लास की छुट्टी कर लूं। नो बेटा, नो छुट्टी।
और फिर मैम की फीस भी देनी है ना आज? प्लीज मम्मी, सिर्फ आज के दिन ही, पक्का एक्स्ट्रा क्लासेस जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना होगा ना फीस देने के लिए, 1 वीक से ऊपर हो गया है। दादू के पास जाने को दिखाना है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो एक मीटिंग में बिजी है। उन्होंने कहा है फ्री होकर तुमसे खुद आकर मिलेंगे। तुम जब तक जाओ, चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ओके। फिर प्रेरणा को नाश्ता करा के मैं करीब 4:15 साढ़े 4 बजे निकल गई। बाय बेटा। बाय मम्मा। अरे मम्मा, मैम को बोल देना कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है। जब मैं 6 बजे वापस आई तो देखा धुआं निकल रहा था, फिर अंदर आके देखा तो ये हथौड़ा, ये वो मजदूर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, शायद यही। चोट किसी भारी और शार्प चीज से लगी है। हथौड़े की चोट हो सकती है? हाँ, हथौड़े में दादा और पोती दोनों के खून के अंश मिले हैं। ताकि सिर्फ हत्या की जांच को भटकाने के लिए चलाया गया है। जी यही लगता है। जब अपराध हुआ तो घर में सिर्फ 4 लोग थे, कुलभूषण सेठी, उनकी पोती प्रेरणा और वो 2 लोग जो उनसे मिलने आए थे। 4 में से 2 लोग मारे गए। जाहिर है कि शक की सुई उन दोनों पे गई, वही संदिग्ध आरोपी माने गए। पर वो दोनों थे कौन? सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं वो कौन हो सकते। उनमें से एक का नाम था सुजीत, जिसे आपके पिताजी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बाबूजी के बहुत सारे दोस्त हैं। सुजीत नाम के शख्स को नहीं जानता। दोनों लोगों की उम्र 30 से 35 के बीच लग रही थी। आपने उन्हें कभी पहले देखा है? जी नहीं। आपके ससुर के अच्छे जानकार लग रहे थे। जी देखकर तो यही लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने कमरे में ले गए थे। सरिता जी, कल हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाएंगे। क्या आप उनका हुलिया बता पाएंगी? जी हाँ, मैंने उन्हें ठीक से देखा था, काफी याद है मुझे। उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मेरी गलती है, मुझे आज फीस देने जाना ही नहीं चाहिए था। सर, परसों तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, बॉडी हैंड ओवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है पता करो, फैमिली की हालत खराब। और वो जो 2 आदमी मिलने आए थे उनका कुछ पता चला? कल तक स्केचेस बन जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। सर, लगता है कि कुलभूषण जी का इनके साथ कुछ पंगा था, शायद उसी को शांति से बैठ के सुलझाना चाहते। घर में चल रहे काम के ठेकेदार और मजदूरों को पूछताछ के लिए हो सकता है जैसा दिख रहा हो असलियत में एकदम उससे अलग। हथौड़ा ऊपर से लाया गया, फिर दादा और पोती को मारा गया। सरिता जी ने खुद जाने के लिए बोला था। ये लोग दोपहर में घर से निकल गए थे। हत्या में इस हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। बोल दो तुम लोगों का नहीं तो हमारा ही है, पर काम के बाद सारे औजार हम वहाँ ऊपर ही छोड़ के चले जाते थे। ऐसा करते साहब हमको 2 हफ्ते हो गए। सर, आप हम लोगों को बेकार में परेशान कर रहे हैं। आप जांच कर लो। ये मेरे भरोसे के आदमी है, पिछले 3 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपका घर तो उनके बिल्कुल बगल में है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी जो खटपट की आवाज़ है ये आप लोगों को सुनाई देती होगी। जी, सुनाई तो देती थी। कुलभूषण और प्रेरणा अगर चीखे होंगे तो वो भी सुनाई देनी चाहिए। जी, देनी तो चाहिए। ये जगदीश और सरिता, इनकी हाल ही में शादी हुई थी ना? ये उन दोनों की दूसरी शादी थी। मतलब सरिता प्रेरणा की सौतेली? जी, लेकिन ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छी इंसान है। वो अपने परिवार के साथ साथ प्रेरणा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? देखिए, घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। अलमारी में पैसे थे, गहने थे, लेकिन कुछ नहीं गया। ये हत्याएं चोरी के लिए नहीं, उनकी किसी और मकसद के लिए। क्या कहें? हमारे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही था। सरिता प्रेरणा के साथ खुश थी और कुलभूषण जी भी खुश थे। अगर वो तकलीफ में होते तो क्या आपसे कहते? कुलभूषण जी हमारी बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखते थे। प्रेरणा नातिन थी हमारी। सरिता भी अच्छी थी। वो प्रेरणा को अपनी मर्जी से यहाँ ले आए थे।
जी नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ये दोनों आपके पिताजी से मिलने आए थे। सर मुझे नहीं लगता मैं इनसे पहले कभी मिल भी चुका हूँ। सर वो जो दो लोग थे उन्हें कुलभूषण जी बहुत अच्छे से जानते थे, मगर सुजीत नाम का उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नहीं था, ना ही उस दोपहर उनकी किसी से बात हुई थी। चोर चक्कर तो नहीं है? अजीब बात है, सुजीत नाम का एक आदमी घर आता है जो कुलभूषण जी के बहुत करीब है, लेकिन उनके बेटे ने उसका नाम तक नहीं सुना। जगदीश, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कौन है ये सुजीत? क्या मतलब सरिता? मैं क्यों झूठ बोलूं? कुलभूषण जी ने उस दिन सुबह सिर्फ एक कॉल किया था, अब यही कॉल सुलझा सकते हैं उस केस की कुंजी। किसे किया था ये कॉल? अरुण जी, क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी बिल्कुल कुलभूषण जी, कुछ अर्जेंट है? ऐसा ही समझ लीजिए। अरुण का था, कुलभूषण सिटी का वकील। मतलब कुलभूषण जी अपने वकील से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन ये बात अचानक उठी कैसे? यार ललित, मैंने तो बात छेड़ी भी नहीं, बाबूजी खुद वसीयत की बात लेकर बैठे। हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं कुछ भी गलत हुआ तो सब यही कहेंगे, सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए। इसमें क्या गलत है माँ? मेरा मन भी तो करता है ना कि मेरा अपना बच्चा हो। जगदीश, वो प्रेरणा का ध्यान ठीक से नहीं रखती है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी शादी को ही तकरीबन अभी 7 महीने हुए हैं और प्रेरणा कुछ 4 महीने से रह रही है हमारे पास। थोड़ा तो वक्त लगेगा ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एडजस्ट करने में। इस तरह से आप सरिता पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बेटा, मैं घर में रहता हूं, दिन भर देखता हूं कि क्या होता रहता है। वो कभी प्रेरणा से कुछ पूछती है क्या कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? कभी बात नहीं करती उससे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जैसे कोई भी माँ पूछेगी। अब वो प्रेरणा की असली माँ तो है नहीं, थोड़ा टाइम गुजर जाने दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ऐसे ही टाइम निकलने दिया ना तो कल को कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम उसके पति हो, शायद इसीलिए तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जरा संभल कर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ? देखो सरिता, मैं जानता हूं इस बात का कोई खास मतलब नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम प्रेरणा का ख्याल थोड़ा और रखो, दैट्स ऑल। जगदीश, हमारे बच्चे भी होंगे ना? हाँ होंगे सरिता, लेकिन प्रेरणा भी मेरी बच्ची है। मुझे भी हैरानी हुई थी कि कुलभूषण जी अचानक वसीयत बनाना क्यों चाह रहे थे। क्या वसीयत बनवाना चाह रहे? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सरिता जी? मैं ठीक हूँ अरुण। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये अचानक कैसे आपने वसीयत बनाने का सोचा? जगदीश और सरिता अपने बच्चे करने की सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेरणा के प्रति कोई अनदेखी हो। पर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? अब मैं क्या बताऊं अरुण जी, कुछ वजह है। जगदीश ने आपसे बोला क्या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? तो क्या जगदीश ने अपने पिता से बोला था ऐसा कुछ? पता नहीं, कुलभूषण जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन ना मुझे जरूर लगा था कि कोई ऐसी बात तो उन लोगों के बीच में हुई होगी। अरुण जी, क्या ये हत्याएं जगदीश कर सकता है? क्योंकि उसी दिन हुआ जिस दिन अरुण जी ने वसीयत की बात आपसे की थी। आप तो जानते ही हैं सर कि आजकल शहरों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छू रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर क्राइम्स और मर्डर्स प्रॉपर्टी को लेकर ही हो रहे हैं। अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल मर्डर किसी एक आदमी ने किया है या फिर 2 लोगों ने मिलकर। और वो 2 लोग कौन थे जो कुलभूषण जी से मिलने आए थे? सुजीत और उसके साथ वाला आदमी। देखिए, मैं कुलभूषण जी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ और मेरे ख्याल से तो वो किसी सुजीत को नहीं जानते थे। इन हत्याओं का कारण घरेलू क्लेश होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था और इस घरेलू क्लेश की वजह थी एक सौतेली माँ का अपने बच्चों की चाह रखना, एक पिता का अपनी बेटी के लिए माँ की जरूरत पूरी करने की चाह रखना, एक दादा का अपनी पोती के भले की चाहत रखना। कोई तो था जो इन हालात से एकदम असंतुष्ट था, नाखुश था। जी सर, ये तो अपने बच्चे चाहती थी। वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती थी क्या? क्या मतलब सर? वो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, भले उसकी अपनी बच्ची नहीं थी। देखिए सर, जब से मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ तब से ही प्रेरणा जो है अपने नाना नानी के यहाँ रहती। वो तो 7 साल के बाद मेरे पास रहने को आई। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना घुलने मिलने में।
आपको इस बात का पता था कि आपके पिताजी अपनी वसीयत बनवा रहे थे और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहते थे? जी पता था। सही फैसला है जगदीश। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये महसूस करूं। काश कि मैंने ये किया होता। इसीलिए मैं वो अभी कर रहा हूं, ताकि अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं प्रेरणा का ख्याल नहीं रखूं? मेरी बेटी है वो। बेटा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और सरिता के और तुम्हारे बच्चे होंगे, सरिता बदल सकती है और वो तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। मैंने उनसे कहा भी था कि चिंता ना करें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। सरिता को इसका पता था? जी हाँ, पता था। जगदीश, जगदीश, क्या हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? ऐसा अचानक क्यों? बस वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। नीचे रहती हूँ तो बाबूजी हर वक्त घूरते रहते हैं, हमेशा शक भरी नजरों से देखते हैं कि जैसे मैं बस उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ, बस अपने बच्चे चाहती हूँ, जैसे और कोई फीलिंग्स है ही नहीं मुझ में। जगदीश, मुझे शक है ना तो कोई सुजीत है और ना ही उसका कोई साथी। मुझे शक है कि इस सबसे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कोई लेना देना है। ये एक साजिश है। पहले से तय था कि मजदूरों को दोपहर की छुट्टी दे दी जाए। अब बकवास कर रहे हैं सर आप। अब मेरी बाप और मेरी बेटी के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादातर परिवार वालों के बीच ही होते हैं। वासे ऐसे मैं ये सब नहीं करूंगा कभी। हेलो सर, आपको मौत का सही समय जानना था ना? यस डॉक्टर। हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है, ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया हो सकता है। जैसा कि मुझे पहले से शक था, ये एक मनगढ़ंत कहानी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता से 3 बजे कोई 2 लोग मिल जाए। पोती से बेहद प्यार करने वाले दादाजी चीजें ठीक करना चाहते थे। अपनी पोती के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए साजिश करके उनकी वो योजना खत्म कर दी। ये शब्द काश भी कितना अजीब होता है ना। कोई इस डर से कुछ करता है कि कहीं आगे चल के ऐसा ना हो, और कोई इस डर से कुछ करता है कि अगर आगे चलकर ऐसा हो गया तो। क्या बात है सर? आपने उस दिन मार्केट से कुछ नहीं खरीदा, वापस लौटते वक्त साथ में कुछ नहीं लाया? जी नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जी उनका पर्स था। जी मैंने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा। आपके पास घर की चाबी थी, आप खुद खोलकर भी तो चेक कर सकती थी। घर से बहुत धुआं निकल रहा था सर, मैं बहुत डर गई थी। सोनाली मैडम को आपने 4:30 बजे फीस दी। कोई 4:30 बजे वो फीस देने आई थी। पक्का? जी पक्का। प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि और क्लासेस मिस नहीं करें। उस दिन मेरी ट्यूशन क्लास 5 बजे थी, मंगलवार, मुझे अच्छे से याद है। 1-1.5 घंटे तक मार्केट में आप फालतू में वहां से कुछ खरीद कर नहीं रहे। मैंने बताया ना सर आपको कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। असल में आपको बॉडीज के जल जाने का वेट जो करना था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने अपने ससुर और बेटी का मर्डर किया है। सॉरी, सोते नहीं बेटी। आपके घर से सोनाली मैडम के घर के बीच की दूरी है मुश्किल से 20 मिनट की, लेकिन वापस लौटने में आपको इतना ज्यादा वक्त लगता। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये आप क्या झूठी बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ? झूठी बातें आप बना रही हैं, मनगढ़ंत कहानी आप सुना रही हैं। आपके ससुर की मौत का असल टाइम है 2 बजे, उन 2 लोगों के घर आने से काफी देर पहले। और प्रेरणा की मौत का टाइम है 4 बजे, आपके घर से निकलने से बस थोड़ी सी देर पहले। और आपने उन मजदूरों को घर से जाने के लिए कहा 1:30 बजे, प्रेरणा के घर आने से काफी देर पहले। और तब तक आप अपने ससुर का मर्डर कर चुके हैं। सर, मजदूर 3 बजे नहीं, लगभग 1:30 बजे के आसपास ही खाना खाकर चले गए। जाहिर सी बात है, आप अपने ससुर के इस फैसले से नाखुश थे कि वो आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर रहे थे। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। जगदीश ने आपसे बोला कि प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? मुझे जगदीश को लेकर कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सरिता
वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती। दरअसल वो प्रेरणा को अपने आप से दूर कर देना चाहती है। मैं आया नहीं हूँ तुम्हारे। मैंने ऐसा कब कहा? आप मुझसे गुस्सा क्यों होती हो? सारा दिन तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकती। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे यहाँ लाए क्यों? मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ। तुमने प्रेरणा से क्या कहा? सबको मौका चाहिए ना मुझे कोसने का। अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो ये सब कुछ नॉर्मल माना जाता ना, लेकिन नहीं, मैं सौतेली हूँ ना, इसीलिए करो सब मुझ पे शक। पापा को लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। अब एक ही बात बार बार तो नहीं बोल सकती ना दद्दू। बेटा बेटा, मुझे लगता है कि वो आंखों से देखता नहीं, सिर्फ सुनता है, इसीलिए उसे बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे और जगदीश के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं ना? आप जगदीश को खुश नहीं देख सकते? आप मुझे खुश नहीं देख सकते? बेटा, मैं तुम लोगों को खुशी देखना चाहता हूं, और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है तो वो प्रेरणा में बसती है। तुम उसे मां जैसा प्यार दो, उसे खुश रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेरणा मेरी बेटी नहीं थी। अपनी बेटी को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। मैं बस अपना बच्चा चाहती थी और वो सब प्रेरणा के नाम कर रहे थे। मैंने बहुत तकलीफों के बाद फिर से जिंदगी बनाने की कोशिश की थी। मैं जगदीश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और मेरे ख्वाब को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। मेरे ससुर जी आराम करना चाहते हैं तो आज के लिए ठोका पेटी नहीं चाहिए। मैडम जी, पर हमारा लड़ी पूरा दिन का ही देना पड़ेगा। ये लीजिए। मुझे क्लास नहीं जाना। तुम्हें जाना होगा, ट्यूशन की फीस भी देनी है। जाओ चेंज करो। आप मेरे से जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ट्रेनर को वहां अंदर नहीं जाना। क्यों? बाबूजी ने मना किया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। आपको किया होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा ना तुझसे अपने कमरे में जा, चेंज कर और खाना खा। बाबूजी का इंतजार कर। समझ में नहीं आता तुझे? हाँ, चल जा। मैंने कहा ना तुझसे वहां नहीं जाना, वो सो रहे हैं। दद्दू, दद्दू को क्या हुआ है? पति को मालूम था इस बारे में? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था।
मैं तो फिर से अपना घर बसाना चाहता था, बस। सरिता इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आईपीसी अपराधों में से 20% का ताल्लुक जमीन जायदाद से होता है। प्रॉपर्टी की तेजी से बढ़ती कीमतों और इन अपराधों में भी एक संबंध देखा गया है। इन अपराधों में से काफी अपराधों के तार परिवार के अंदर जुड़े पाए गए। जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत रखना, कोशिश करना एक महत्वाकांक्षा मानी जा सकती है, मकसद माना जा सकता है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती से हासिल करना, उसके लिए अपराध का सहारा लेना, ये लालच की हद ही माना जाए। असंतोष एक ऐसा बीज है जिसे लालच का कटीला झाड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दिल पे लगी चोट, परेशान दिमाग, इन कारणों से अक्सर सही सोचने समझने की ताकत चली जाती है और ऐसे में कई बार इंसान समझदारी का दायरा फांद बैठता है। लालच अक्सर एक इंसान को शैतानी दिमाग में बदल देता है और वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बेकाबू हरकतें करने लगता है। अगर इस असंतोष के बीज को असलियत की मिट्टी में बोया जाए, सब्र के पानी से सींचा जाए और आपसी बातचीत की हवा में पनपने दिया जाए, तो इससे एक समझदारी का फूल खिल सकता है। हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं हमारा असंतोष, हमारी निराशा हम पे सवार ना हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो उस पर तुरंत लगाम कसने की जरूरत है, ताकि हालात ऐसी जगह ना जा पहुंचे जहां बाद में हमें यह महसूस हो कि काश। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।